हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। आज के क्लास में हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी को सिलेबस देखने से पहले इसके कुछ एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि कितने नंबर का पूछता है क्वेश्चन और एग्जाम कितना नंबर का होता है। तो बायोलॉजी का एग्जाम जो है 100 नंबर का होता है। सौ नंबर का एग्जाम होगा। इसका 2 पार्ट में एग्जाम होता है। पहला है प्रैक्टिकल और दूसरा है थ्योरी। प्रैक्टिकल कै नंबर का होता है? तो प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का और थ्योरी कै नंबर का होगा? थ्योरी 70 नंबर का। अब हमको जो है 30 नंबर का है तो कॉलेज से 28 नंबर 29 नंबर इसमें मिल जाता है, लेकिन हमको मेन फोकस किस पे करना है? थ्योरी पर। थ्योरी 70 नंबर का होता है। अब इस 70 नंबर जो है, इस 70 नंबर में 2 पार्ट में क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड में कितने पार्ट में आएगा? 2 पार्ट में इसका क्वेश्चन आता है। आधा इसमें ऑब्जेक्टिव होता है और आधा सब्जेक्टिव होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कै गो रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 70 गो, जिसमें से जवाब कै गो देना है? जवाब देना है 35 गो का। 70 क्वेश्चन रहेगा, कै गो जवाब देना है? 35 गो के। सब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन? तो सब्जेक्टिव में 2 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, एगो 2 मार्क्स वाला, एगो 5 मार्क्स वाला। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होगा 20 गो होगा और जवाब देना है हमको 10 गो का। तो 10 दूना कितना हो गया? 20। फिर इसके बाद 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो होगा 6 गो रहेगा और जवाब कै गो देना है हमको? 3 गो देना है। तो 5 दिए कितना हो गया? 15। तो 20 और 15 कितना हुआ? 20 और 15 और ऊपर प्लस 35। तो 5 5 10 के 0 हासिल 1 3 2 6 1 7। तो टोटल 70 नंबर और 30 नंबर कितना हो गया? 100 नंबर। तो क्लास 11th के बायोलॉजी का एग्जाम कितना नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। 70 नंबर का थ्योरी और प्रैक्टिकल कितना नंबर का? 30 नंबर का। आइए इसका सिलेबस देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इसमें पढ़ना है। आइए बायोलॉजी का सिलेबस देखते हैं। देखिए, क्लास 11th का बायोलॉजी का सिलेबस है। इसमें कै गो यूनिट पढ़ना है? इसमें पढ़ना है 5 के यूनिट। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों की विविधता। इससे 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा फाइनल एग्जाम में। दूसरा क्या है? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इससे 11 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट से। एक यूनिट में लगभग 4 चैप्टर 5 चैप्टर होते हैं। फिर तीसरा यूनिट क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना एवं क्रियात्मक। इससे 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। फिर इसके बाद चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की, 17 नंबर का क्वेश्चन रहेगा इससे। फिर इसके बाद है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। इससे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल कितना? 70 नंबर का होगा। आइए देखते हैं पहला यूनिट में क्या वो चैप्टर है। तो पहला यूनिट में है 4 गो चैप्टर। पहला यूनिट में कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, जो हम लोग क्लास 9th में अच्छे तरीका से पढ़ के आ रहे हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में, फिर इसके बाद जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, हर्बेरिया क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ये सब हम लोग क्लास 9th में अच्छे तरीका से पढ़े। बायोडाइवर्सिटी मतलब यानी जैव विविधता, वहाँ पे क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। टैक्सोनॉमी के बारे में भी क्लास 9th में पढ़े हैं। फिर यहाँ पे क्लास 11th में भी पढ़ना है। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हम लोग किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंगी के बारे में क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 11th में भी पढ़ना है। फिर लाइकेन के बारे में पढ़ना है, वायरस के बारे में पढ़ना है, वायरोइड्स के बारे में पढ़ना है, हमें डिटेल में पढ़ना है वायरस के बारे में। अब इसके बाद चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में क्या है? प्लांट किंगडम। इसका लगभग टर्म भी जो है हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जैसे अलगी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ट्रीडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। ये सब हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? तो ये सारा हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है क्लास 11th में। इसके बाद एनिमल किंगडम जैसे आर्थ्रोपोडा हो गया, मलुस्का हो गया, एनेलिडा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया। ये सारा हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं? तो ये सब हम लोग पढ़े कहाँ पे? क्लास 9th में पढ़े हैं। फिर क्लास 11th में भी पढ़ना है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पादप और प्राणी में संरचनात्मक संगठन। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फूल वाले पौधे की आकृति, माने फूल वाले पौधे की आकृति के बारे में हमको पढ़ना है। ये पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 5 में, नया चैप्टर है। फिर इसके बाद फूल वाले पौधा का शरीर, फूल वाले पौधा का शरीर के बारे में पढ़ना है। जैसे रूट के बारे में पढ़ना है, जड़ के बारे में, तना के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद फूल के बारे में पढ़ना है, फल के बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 6 में। इसके बाद है पशुओं में संरचनात्मक संगठन,
स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसमें कॉकरोच के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर अर्थवर्म के बारे में पढ़ना है कि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल यूनिट, जो हम लोग क्लास 9th में अच्छे तरीक़ा से पढ़ के आए हैं। फिर यहाँ पर भी पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका कई प्रकार के होता है। फिर सेल ऑर्गनलेस कोशिकांग क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होता है, फिर इसके बाद लाइसोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, प्लास्टिड क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है, सारा फिर से इसमें आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में चैप्टर 9 में। फिर चैप्टर 10 में हमको पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन सब फिर से आएगा। फिर इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पौधा में परिवहन कैसे होता है, तो पौधा में परिवहन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। फिर खनिज का पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन 13वां चैप्टर में पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट, पौधा में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है। स्टोमाटा के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा भी होता है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि और परिवर्धन के बारे में। प्लांट हार्मोन के बारे में भी पढ़ना है इसमें, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं। क्लास 10 के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर में पढ़े थे कि प्लांट हार्मोन जो होता है 5 प्रकार का होता है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब फिर से आएगा इस चैप्टर में। चैप्टर 15 में पढ़ना है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण, ये भी हम लोग क्लास 10th में अच्छे तरीक़ा से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे डीप में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, श्वसन और गैसों का विनिमय, इसमें श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर उससे रिलेटेड जितना भी बीमारी है उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आगे है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव तथा परिसंचरण, यानी इसमें हम लोग को पूरा ब्लड के बारे में पढ़ना है कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमको हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है। फिर कार्डियक एक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद आर्टरी के बारे में पढ़ना है, वेन के बारे में पढ़ना है। फिर हमारा हृदय जो है, हार्ट जो है, काम कैसे करता है उसके बारे में पढ़ना है। सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। फिर चैप्टर 19 क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, हम लोग क्लास 10th में एक्सक्रिएशन नामक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 4 में उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ये सब कहाँ पे पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना था और यहाँ पर भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि यूरेमिया नामक बीमारी किसके कारण होता है, रेनल कैल्यूली किसके कारण होता है, नेफ्रिटिस नामक बीमारी किसके कारण होता है, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस क्या होता है, अपवहन क्या होता है, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन एवं संचलन, हमको स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा है, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा है कि बाह्य कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल क्या होता है। फिर हमको मानव के हड्डी के बारे में पढ़ना है कि 206 हड्डी का नाम पूरा हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, पूरा हड्डी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर हड्डी से रिलेटेड बीमारी के बारे में भी इसमें पढ़ना है। फिर चैप्टर 21 देखिए, तांत्रिक नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हमको न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ब्रेन के बारे में भी इसमें पढ़ना है हमको, जो हम लोग क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय नामक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं हार्मोन के बारे में, जैसे बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, सारा किसमें पढ़ना है, तो ये पढ़ना है हमको चैप्टर 22 में।